एक लड़का था, नाम था करण। मिडिल क्लास फैमिली से था। 12वीं पूरी की और कॉलेज में एंट्री ली। वो नगर की सरकारी बॉयज हॉस्टल में रहता था। कॉलेज हॉस्टल के पास ही था, बस एक दीवार कूदनी पड़ती थी। हॉस्टल से थोड़ी ही दूरी पर एक नगर था। करण और उसके दोस्त रोज शाम 5 बजे नाश्ता लेने जाते थे। वेफर्स और बिस्किट्स के पैकेट लेकर हॉस्टल ग्राउंड में खाते थे। एक संडे करण के सारे दोस्त घर गए थे। करण अकेला नगर गया। जाते वक्त एक घर के बाहर रखे पत्थर से उसका पैर टकराया। बहुत गहरी ठेस लगी, नाखून निकल गया। दर्द से करण चीख पड़ा। तभी एक वैसी ही पर नर्म आवाज की चीख उसके कानों में सुनाई दी। उसने देखा, सामने वाले घर के आंगन में झूले पर झूल रही एक लंबे बाल वाली लड़की तेजी से घर के अंदर भागी। करण का ध्यान अपनी चोट से हटकर उस लड़की के लंबे बालों और उसकी चीख पर चला गया। कुछ देर बाद होश आया कि वो नगर के बीचों बीच खड़ा है। उसे दुकान जाना था, पर वो वापस हॉस्टल पहुंच गया। अगले दिन करण को वापस उसी गली, उसी घर के पास जाना था। सारे घर एक जैसे दिखते थे। करण दूर से सोचता हुआ बढ़ रहा था कि वो कौन सा घर था। इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ा और तभी उसी पैर में, उसी उंगली में वापस ठेस लगी। उसकी चीख इस बार और भी दर्दनाक थी। अचानक वो लड़की सामने आ खड़ी हुई और चिल्लाकर बोली, तुम वही कल वाले हो ना? जैसे ही करण ने सिर उठाकर उस लड़की को देखा, उसकी आंखें वहीं थम गईं। काश मैं लेखक होता तो उसकी खूबसूरती पर कई पंक्तियां लिखता। करण उसे देखता रहा। लड़की ने कहा, रुको 1 मिनट, मैं तुम्हारे लिए पट्टी लेकर आती हूं। वो अंदर गई, वापस आई और गुस्से भरी आवाज में पट्टी देते हुए बोली, इसे लगा लो। करण ने पट्टी हाथ में ली, पर उसकी नजर अब भी लड़की पर थी। लड़की चिल्लाई, हेलो, पट्टी लगाओ। करण, लगा तो रहा हूं। लड़की, लेकिन तुम्हें चोट उस पैर पर नहीं, इस पैर पर लगी है। करण, ओह सॉरी। पट्टी लगाने के बाद करण बोला, थैंक्स, मेरा नाम करण है। लड़की, मैंने पूछा तुम्हारा नाम? करण, वैसे आपका नाम? लड़की मुस्कुराई और बोली, वेरी फनी। मैंने तुम्हें इंसानियत के नाते पट्टी दी है। मुझे पता है तुम जैसे लड़के को नाम बताऊंगी तो सबसे पहले फेसबुक रिक्वेस्ट भेजोगे, उसके बाद इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे, फिर ट्विटर पर ढूंढोगे और अंत में मेरा नंबर लेकर रोज सुबह से शाम मिस यू के मैसेज करोगे। तभी ऊपर से उसकी माँ की आवाज आई, रिया इधर आओ। करण बोला, थैंक यू मम्मी, और वहां से चला गया। अगले दिन करण उस गली से गुजरा तो देखा रिया गजल सुन रही थीं। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरी प्रीत अमर कर दो। रिया की नजर करण पर गई। उन्होंने देखा करण उसी पत्थर का आशीर्वाद ले रहा था। रिया दौड़कर आई, गुस्से से बोली, हेलो, ये क्या कर रहे हो? करण, कुछ नहीं, इस पत्थर को छू रहा हूं। रिया, क्यों? आर यू क्रेजी? करण, देखो, तुम मुझे गलत मत समझो। तभी अचानक पास के घर का दरवाजा खुला। दोनों इस तरह अलग हो गए जैसे कबूतर किसी आहट से उड़ जाते हैं। रोज करण वहां से गुजरता। रिया भी रोज करण के आने के वक्त झूले में झूलने लगती। उनकी ये कुछ देर की मुलाकात करण को चैन दे जाती। एक दिन रिया ने करण को बुलाया और कहा, देखो, ये जो तुम कर रहे हो ना, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगले संडे मेरे पिताजी के दोस्त का बेटा मुझे देखने आने वाला है और बरसों से मेरी शादी उसके साथ फिक्स्ड है। करण वहां से चला गया। अगले संडे तक वो उस गली से नहीं गुजरा। संडे आया। करण बार बार गली में देखने गया, ये साबित करने कि कहीं रिया ने उसे उल्लू तो नहीं बनाया। शाम 5 बजे करण वहां गया। उसने देखा घर के बाहर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थीं और घर के अंदर से खिलखिलाने की आवाज आ रही थी। उसने सोचा, शायद अब मेरा यहां आने का कोई फायदा नहीं है। जब वो हॉस्टल जाने के लिए मुड़ा तो देखा रिया किसी लड़के के साथ बाहर आ रही है। उसके चेहरे पर एक अनकही सी मुस्कान थी जो करण को देखकर चली गई। रिया उस लड़के के साथ घर से बाहर निकली। रिया की नज़र मायूसी के साथ जा रहे करण पर गई। तभी अचानक रिया के पैर में उसी पत्थर से ठेस लग गई। उनके मुंह से चीख निकल गई। पास खड़े उस लड़के ने कहा, नॉनसेंस, तुम्हें अपनी गली में भी ठीक से चलना नहीं आता। इतना सुनते ही करण दौड़कर आया, अपना रुमाल निकाला और रिया के पैर में बांध दिया। तभी रिया के पिताजी और बाकी सब बाहर आए। वो लड़का जो रिया को देखने आया था, उसने रिया से पूछा, ये कौन है? तुम्हारा पड़ोसी है? रिया ने गुस्से से भरी आवाज के साथ सबके सामने कहा, नहीं, ये मेरा पड़ोसी नहीं, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। रिया के पापा ने ये सुनकर रिया से कहा, ये क्या कह रही हो तुम? रिया ने कहा, सही कह रही हूं पापा, जो इंसान मेरी ठेस को नहीं समझ सकता वो मुझे क्या समझेगा? मैं इनसे शादी नहीं कर सकती।
के इस ऐलान के बाद करण और रिया के घर वालों के बीच एक गहरी चुप्पी छा गई। रिया के पिताजी, जो अब तक सख्त और शांत दिख रहे थे, उनकी भौहें तन गईं। उन्होंने रिया से पूछा, रिया, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? ये मजाक नहीं है। रिया ने अपने आंसू पोंछे और करण की तरफ देखते हुए लेकिन आवाज पिताजी को सुनाते हुए कहा, हाँ पापा, मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ। मैंने सिर्फ इन्हें 2 बार चोट लगते हुए देखा है, पर इन 2 मुलाकातों में इन्होंने मुझसे ज्यादा समझा है। और जिस लड़के ने अभी मेरी ठेस पर नॉनसेंस कहा, वो जिंदगी भर मुझे क्या समझेगा? रिया के होने वाले दूल्हे ने, जो अब तक चुप था, कहा, ये सब ड्रामा बंद करो रिया, तुम मेरे साथ शादी करने के लिए फिक्स्ड हो। यह लड़का कौन है? कल आया, आज आ गया, ये सिर्फ तुम्हें भड़काने आया है। करण, जिसे रिया ने सबके सामने बॉयफ्रेंड कहा था, अब आगे बढ़ा। उसने सलीके से रिया के पिताजी को प्रणाम किया और कहा, अंकल, मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे होंगे। मैं कोई कल आया लड़का नहीं हूं। मैं यहाँ आपके पड़ोस के हॉस्टल में रहता हूं। और रिया को मैंने 2 बार देखा है, दोनों बार जब मेरे पैर में चोट लगी। ये मेरी कहानी का इत्तेफाक था, पर उस इत्तेफाक में रिया ने मुझे इंसानियत दिखाई थी। मुझे रिया का नाम भी आज ही पता चला, जब उनकी माँ ने बुलाया था। रिया की माँ ने बात संभालने की कोशिश की और कहा, देखो जी, ये बच्चा सच बोल रहा है। ये शायद रिया का कोई दोस्त होगा। रिया, तुम अंदर चलो, तुम गुस्से में हो। रिया ने मना किया, नहीं माँ, मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं होश में हूँ। आप लोगों ने मेरी शादी जिस लड़के से तय की, उसे मेरी परवाह नहीं है। मुझे वो इंसान चाहिए जो मेरी छोटी सी भी ठेस को समझे। रिया ने फिर सबकी तरफ देखा और कहा, और वो इंसान मेरे सामने खड़ा है। रिया के पिताजी बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने करण से कहा, तुम कौन होते हो हमारे घर के मामलों में बोलने वाले? जाओ यहाँ से, और रिया, तुम अभी अंदर चलो। करण थोड़ा मायूस हुआ। उसने रिया को देखा, फिर अपने रुमाल को रिया के पैर से खोला और धीरे से जमीन पर रखा। उसने रिया के पिताजी से कहा, अंकल, मैं जा रहा हूं, पर एक बात कहूंगा, रिया जो कह रही है वो सही है। जो इंसान छोटे दर्द को भी नॉनसेंस कहे, वो बड़े दर्द में क्या साथ देगा? करण मुड़कर हॉस्टल की तरफ जाने लगा। रिया ने जोर से आवाज दी, करण। करण रुका, पर मुड़ा नहीं। रिया ने अपने पिताजी से कहा, पापा, अगर आप जबरदस्ती मुझे उससे शादी करने को कहेंगे तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। रिया के पिताजी ने शायद रिया के चेहरे पर पहली बार इतना सख्त इरादा देखा था। उन्होंने उस लड़के की तरफ देखा जिसे रिया को देखने बुलाया गया था। वो लड़का अब तक नाराज और अपमानित महसूस कर रहा था। उस लड़के ने कहा, अंकल, मैं जा रहा हूं। ये लड़की मुझसे शादी करने लायक नहीं है। इतनी बदतमीज लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। और वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। गाड़ियां एक एक करके चली गईं। घर के सामने अब सिर्फ रिया के घरवाले और कुछ देर पहले तक जा रहा करण था, जो रिया की आवाज सुनकर वहीं रुका हुआ था। रिया के पिताजी ने गहरी सांस ली। उन्होंने रिया को अंदर जाने को नहीं कहा। उन्होंने करण को देखा, जो अब भी मुड़ा हुआ था। ए लड़के, रिया के पिताजी ने बुलाया, इधर आओ। करण धीरे से मुड़ा और उनके पास आया। रिया की आंखें अब नम थीं, पर होंठ मुस्कुरा रहे थे। रिया के पिताजी ने करण से पूछा, तुम कॉलेज में क्या करते हो? करण, अंकल, मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में हूँ। रिया के पिताजी, तुम्हारी फैमिली? तुम क्या सोचते हो, तुम हमारी बेटी को खुश रख पाओगे? करण ने सीधे उनकी आंखों में देखा और कहा, अंकल, मेरे पास अभी सिर्फ एक हॉस्टल का कमरा है, पर मेरे पास रिया को समझने वाला दिल है। मैं बहुत मिडिल क्लास हूँ, पर मैं अपनी रिया को किसी भी दर्द में अकेला नहीं छोड़ूंगा। आप मुझसे शादी की बात मत पूछिए। मैं अभी रिया के लिए एक अच्छा दोस्त भी बन जाऊं तो बहुत बड़ी बात है। रिया के पिताजी चुप रहे। रिया ने धीरे से कहा, पापा, ये लड़का अच्छा है। रिया के पिताजी ने करण से कहा, ठीक है, अभी तुम जाओ। और हाँ, कल से तुम हॉस्टल की दीवार कूदकर नहीं, इस गेट से आओगे। और रिया, तुम अंदर चलो। करण ने एक पल रिया को देखा, जिसे दरवाजे से आने की अनुमति मिल गई थी। करण मुस्कुराया और कहा, थैंक यू अंकल। रिया ने करण को देखकर अब खुलकर मुस्कुराया। और करण, जो 2 दिन पहले पत्थर की चोट खाकर वापस हॉस्टल गया था, आज रिया के घर से उसके पिताजी से गेट का पास लेकर अपने हॉस्टल वापस लौटा। अगले दिन सुबह करण ने सबसे पहले हॉस्टल के गेट से कॉलेज जाने का फैसला किया। उसने सोचा, अब दीवार कूदने की जरूरत नहीं है। कॉलेज की छुट्टी के बाद शाम 5 बजे जब वो हॉस्टल लौटा तो उसका दिल जोर से धड़क रहा था। आज उसे नाश्ता लेने नहीं जाना था, बल्कि रिया के घर जाना था। वो सीधा रिया की गली में गया। घर के बाहर वही पत्थर रखा था जिस पर वो 2 बार गिरा था।
करण ने उस पत्थर को बस देखा और आगे बढ़ा। रिया के घर का गेट खुला था। करण थोड़ा हिचका, फिर उसने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। रिया आंगन में झूले पर नहीं थी, वो अपनी बालकनी में खड़ी थी, हाथ में एक किताब थी। जैसे ही करण अंदर आया, रिया ने किताब बंद की और नीचे की ओर झुककर मुस्कुराते हुए बोली, अंदर आ जाओ करण, दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है। करण अंदर पहुंचा। रिया की मां आंगन में तुलसी के पौधे को पानी दे रही थीं। उन्होंने करण को देखा और मुस्कुराकर कहा, आओ बेटा, बैठो। करण को बहुत अजीब लगा। जिस घर में 2 दिन पहले उसे जाओ यहां से कहा गया था, वहां आज उसे बैठने को कहा जा रहा था। रिया की मां ने कहा, रिया के पापा अभी दफ्तर से नहीं आए हैं, तुम बैठो, मैं चाय बनाती हूं। करण ने कहा, नहीं आंटी, चाय की जरूरत नहीं है, मैं बस रिया से मिलने आया था। तभी रिया सीढ़ियों से नीचे आई। उसने सलवार कमीज पहनी थी और उसके बाल खुले थे। वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। रिया ने कहा, यहां क्यों खड़े हो, बैठो ना। करण सोफे पर बैठ गया। रिया उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठी। रिया, तो कल क्या साबित करने की कोशिश कर रहे थे? करण, मैं? कुछ नहीं, मैं तो बस। रिया, बस मेरी ठेस पर मरहम लगाने आए थे और मेरी शादी तुड़वाने? रिया हंसी। करण ने कहा, हाँ शायद, तुम्हारी शादी उस इंसान से नहीं होनी चाहिए थी जो तुम्हारी परवाह न करे, और मुझे लगा कि शायद मेरे आने से तुम्हें कुछ हिम्मत मिल जाएगी। रिया, तुम्हारी वजह से आज मेरे पापा ने मेरी शादी तय करने वाले रिश्तेदार को मना कर दिया है। करण, क्या कहा अंकल ने? रिया, कहा कि रिया अभी पढ़ाई करेगी और उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं सच में किसी को पसंद करती हूं तो उस लड़के के बारे में जान लेना चाहिए। करण के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। रिया ने थोड़ा झुककर कहा, तुम्हारे आई लव यू मैसेज और फेसबुक रिक्वेस्ट का इंतजार कर रही थी जो तुमने नहीं भेजी। करण मुस्कुराया, मैं जानता था कि तुम मजाक करोगी, मैं वो लड़का नहीं हूं, और हां, मैंने तुम्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है। रिया, बहुत अच्छे, अब सुनो, ये मत सोचना कि तुम यहां आ गए हो तो सब कुछ ठीक हो गया। मेरे पापा ने मुझे तुम्हारी परख करने का समय दिया है। करण, परख? कैसे? रिया, तुम्हें रोज शाम 5 बजे यहां आना होगा। तुम्हें मेरे पापा से बात करनी होगी। तुम्हें दिखाना होगा कि तुम जिम्मेदार हो, कि तुम सिर्फ एक हॉस्टल का लड़का नहीं हो। अगर तुम यह कर पाए तो शायद। तभी गेट पर गाड़ी के रुकने की आवाज आई। रिया के पापा आ गए थे। रिया ने फुसफुसाकर कहा, पापा आ गए, अब जाओ मत। रिया के पिताजी अंदर आए। उन्होंने करण को देखा जो सोफे पर बैठा था। रिया के पिताजी, तुम यहां हो? करण, हाँ अंकल, मैं बस। रिया के पिताजी, ठीक है। रिया, इन्हें पानी दो। रिया पानी लेने चली गई। रिया के पिताजी ने सोफे पर बैठकर अपना चश्मा उतारा और करण से सीधे पूछा, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? करण, अंकल, मेरे पिताजी सरकारी स्कूल में टीचर हैं। रिया के पिताजी, अच्छी बात है। और तुम बीकॉम क्यों कर रहे हो? आगे क्या प्लान है? करण ने पहली बार खुलकर, बिना किसी डर के, रिया के पिताजी को बताया कि वो क्या बनना चाहता है, उसने क्या सपने देखे हैं। उसने बताया कि वो हॉस्टल में रहकर कैसे पढ़ाई कर रहा है। रिया और उसकी मां वहीं बैठी थीं, दोनों चुपचाप सुन रही थीं। लगभग 15 मिनट बाद रिया के पिताजी खड़े हुए। उन्होंने करण की पीठ थपथपाई और कहा, ठीक है, अब तुम जाओ, कल फिर आना। करण वहां से उठा। जाते हुए उसने रिया को देखा। रिया ने आंख मारी और धीरे से कहा, गुड लक। करण वापस हॉस्टल गया। उसे लगा जैसे वो सिर्फ कॉलेज का एक दिन नहीं, बल्कि जिंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान देकर लौटा है। अब रोज शाम 5 बजे उसका इंतजार बाजार की दुकान पर नहीं, बल्कि रिया के घर के खुले गेट पर होगा। अगले कुछ हफ्तों तक करण की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। अब उसकी दिनचर्या में 2 ही चीजें मुख्य थीं, कॉलेज की पढ़ाई और रोज शाम 5 बजे रिया के घर जाना। वो अब हॉस्टल के गेट से निकलता और उसी गली में जाता। रिया के पिताजी रोज उससे मिलते। कभी वे उसके कॉलेज की पढ़ाई के बारे में पूछते तो कभी राजनीति या देश की अर्थव्यवस्था पर उसकी राय पूछते थे। करण मिडिल क्लास का लड़का था, पर उसकी सोच साफ थी। वो हर सवाल का जवाब बहुत ईमानदारी से देता। रिया की माँ रोज उसे चाय या नाश्ता देती थी और रिया पास में ही बैठकर कभी किताब पढ़ती तो कभी करण की बातों को ध्यान से सुनती। उन 15-20 मिनटों में रिया के पिताजी करण को परख रहे थे और रिया और करण एक दूसरे को बिना ज्यादा बात किए समझ रहे थे। हॉस्टल में करण के दोस्त सोचते थे कि करण कहाँ गायब रहता है। उन्होंने उसे नाश्ता लेने बाजार जाना भी छोड़ते देखा था। एक दिन उसके दोस्त ने पूछा,
अरे करण, कहाँ रहता है आजकल? क्या तेरी चोट ज्यादा गहरी थी कि तूने नाश्ता लेना ही छोड़ दिया? करण बस मुस्कुरा देता और कहता, अब मैं दूसरी जगह से नाश्ता लेने जाता हूँ। एक शनिवार की शाम रिया के पिताजी और माँ किसी रिश्तेदार के घर गए हुए थे। करण शाम 5 बजे आया तो घर पर सिर्फ रिया थी। रिया ने गेट खोलते ही कहा, तुम्हारे लिए आज कोई टेस्ट नहीं है, पापा मम्मी बाहर गए हैं। करण अंदर आया। आज पहली बार दोनों एक दूसरे के सामने बिल्कुल अकेले थे। रिया ने कहा, बैठो, आज बताओ तुम्हारी ये पत्थर वाली लव स्टोरी कैसी चल रही है? करण हंसा और कहा, तुम्हारी परख के चक्कर में मैं रोज 5 बजे टाइम का गुलाम बन गया हूं। रिया, और तुम भाग क्यों नहीं गए? तुम्हें पता है मैं कितनी मुश्किल लड़की हूं। करण, मुश्किल नहीं हो रिया, तुम सच्ची हो। तुम वो लड़की हो जिसने मुझे पहली बार में ही कह दिया था कि तुम क्या सोचती हो। तुम्हारी यही बात मुझे अच्छी लगी। दोनों बातें करते रहे। करण ने अपनी हॉस्टल की कहानियां सुनाई और रिया ने अपने कॉलेज और घर की बातें बताईं। बातें करते करते रात के 7 बज गए। रिया ने अचानक कहा, अब जाओ करण, पापा मम्मी आने वाले होंगे। अगर उन्हें पता चला कि तुम यहाँ 2 घंटे से बैठे थे तो वो फिर से गुस्सा करेंगे। करण उठा और जाने लगा। गेट पर पहुंचकर उसने रिया से कहा, रिया एक बात पूछूं? रिया, पूछो। करण, जब तुमने सबसे सामने कहा था कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं तब तुम्हें डर नहीं लगा? रिया, डर तो लगा था, पर उससे ज्यादा डर लगा था कि अगर मैं आज चुप रह गई तो मैं जिंदगी भर एक ऐसे इंसान के साथ रहूंगी जो मेरी छोटी सी ठेस को भी नॉनसेंस कहता है। तुमने मेरी चोट पर तुरंत रूमाल बांधा था। मुझे पता चल गया था कि तुम मेरे हो। करण मुस्कुराया। रिया भी मुस्कुराई। रिया ने दरवाजा बंद किया और करण अपने हॉस्टल वापस चला गया। अगले दिन रविवार था। करण को पता था कि रिया के पिताजी घर पर होंगे। वो 5 बजे पहुंचा। रिया के पिताजी आंगन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। रिया बैठी नहीं थी, वो खड़ी थी। रिया के पिताजी ने अखबार नीचे रखा और करण से कहा, आओ बैठो, आज तुमसे बात नहीं करेंगे, आज मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। रिया के पिताजी अंदर गए और एक कागज लेकर आए। वह कागज रिया की शादी के टूटे हुए रिश्ते के बारे में था। रिया के पिताजी ने कहा, मैंने तुम्हें 6 हफ्ते दिए, तुम रोज आए। तुम एक मिडिल क्लास लड़के हो पर तुमने कभी अपनी गरीबी का ढोंग नहीं किया। तुम ईमानदार हो। मैंने देखा है कि जब तुम यहाँ आते हो तो मेरी बेटी कितनी खुश रहती है। उन्होंने वो कागज बंद किया और मेज पर रखा। रिया के पिताजी ने रिया से पूछा, रिया, क्या अब भी तुम्हें ये लगता है कि ये लड़का तुम्हारी हर ठेस को समझेगा? रिया ने धीरे से कहा, हाँ पापा। रिया के पिताजी ने करण की तरफ देखा, तो सुनो, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा, पर एक शर्त है। करण, क्या शर्त है अंकल? रिया के पिताजी, जब तक तुम बीकॉम पूरा नहीं कर लेते और कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक तुम मेरी बेटी को सिर्फ देखने यहाँ आओगे। शादी उसी दिन होगी जब तुम पैरों पर खड़े होगे। करण ने तुरंत कहा, मुझे मंजूर है अंकल। रिया की आंखें खुशी से भर आईं। उसने अपने पापा को गले लगा लिया। रिया के पिताजी ने हंसते हुए कहा, चलो अब तुम लोग जाओ, मैं आज रात तुम दोनों को एक साथ कहीं बाहर खाने ले जाता हूँ। और उस दिन करण को पता चला कि उसका पत्थर पर गिरना कोई दुर्घटना नहीं बल्कि उसकी प्रेम कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ था। उस रात रिया के पिताजी ने करण और रिया को अपने साथ डिनर पर ले जाकर रिश्ते की औपचारिक शुरुआत कर दी थी। अब करण का रिया के घर आना किसी परीक्षा की तरह नहीं बल्कि एक सामान्य मुलाकात की तरह था। करण ने रिया के पिताजी से किए वादे को बहुत गंभीरता से लिया। वो जानता था कि रिया के पिताजी ने उसे रिया से शादी का मौका दिया है, लेकिन शर्त उसकी आत्मनिर्भरता थी। हॉस्टल में रहने वाले करण ने अब अपनी पढ़ाई पर पहले से ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। रिया भी करण की मदद करती थी। जब भी करण शाम को आता, रिया उसके लिए चाय बनाती और दोनों मिलकर कॉलेज के असाइनमेंट या बीकॉम की मुश्किल चीजों पर चर्चा करते। रिया साइंस की छात्रा नहीं थी, पर वो करण को पढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। उनके रिश्ते को 2 साल बीत गए। इस दौरान रिया ने अपना कॉलेज पूरा कर लिया था और वो अब आगे की पढ़ाई के लिए तैयारी कर रही थी। करण भी बीकॉम के आखिरी साल में था। इन 2 सालों में करण और रिया ने शहर की उसी छोटी सी गली में न जाने कितने पल साथ बिताए। वे अब सिर्फ प्रेमी प्रेमिका नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। रिया के परिवार में भी करण एक बेटे जैसा बन चुका था। रिया की माँ उसे अपने हाथ से बना खाना खिलाती थी और रिया के पिताजी उसके करियर को लेकर सलाह देते थे। एक दिन जब करण बीकॉम फाइनल ईयर का एग्जाम देकर लौटा तो वो रिया से मिलने गया। रिया ने उसे देखते ही मिठाई खिलाई और कहा, मुझे पता था तुम फर्स्ट क्लास से पास होगे। करण हंसा और बोला,
ये सब तुम्हारी और अंकल की प्रेरणा की वजह से हुआ है। अब करण को अपनी नौकरी ढूंढनी थी। रिया के पिताजी ने उसे किसी भी तरह की मदद का प्रस्ताव दिया, पर करण ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा कि वो अपनी पहली नौकरी अपनी मेहनत से पाना चाहता है। अगले कुछ हफ्तों तक करण ने दिन रात एक कर दिया। वो सुबह जल्दी उठकर अखबार में नौकरी के विज्ञापन देखता और इंटरव्यू के लिए शहर भर में घूमता। कई बार उसे निराशा मिली। कुछ जगहों पर उसे सिर्फ कॉमर्स ग्रेजुएट होने के कारण रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि उन्हें ज्यादा अनुभवी लोग चाहिए थे। एक शाम करण बहुत उदास होकर रिया के घर आया। वह सोफे पर बैठ गया और चुप रहा। रिया ने पूछा, क्या हुआ करण, इतने चुप क्यों हो? करण ने धीरे से कहा, रिया, मुझे लगता है कि मैं कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगा। हर जगह एक्सपीरियंस मांगते हैं और मेरे पास बस मेरा बीकॉम का रिजल्ट है। रिया उसके पास बैठी और उसका हाथ पकड़कर बोली, देखो करण, तुम मेरे लिए पहले से ही कामयाब हो। तुमने मुझे एक जबरदस्ती के रिश्ते से बचाया। और रही बात नौकरी की, तुम्हारे पिताजी भी सरकारी स्कूल में टीचर थे और उन्हें भी शुरू में तकलीफ हुई होगी। हार मत मानो। तभी रिया के पिताजी अंदर आए। उन्होंने करण को उदास देखा। रिया के पिताजी, क्या बात है करण, उदास क्यों हो? करण, अंकल, नौकरी नहीं मिल रही है, हर जगह रिजेक्शन मिल रहा है। रिया के पिताजी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुमने मेरा इम्तिहान तो पास कर लिया, पर बाजार का इम्तिहान अभी बाकी है। तुम्हें याद है तुमने कहा था कि तुम अपनी पहली नौकरी अपनी मेहनत से ढूंढोगे? मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी। फिर उन्होंने अपने दराज से एक लिफाफा निकाला और करण को दिया। ये लो, इसे खोलो। करण ने लिफाफा खोला। उसमें एक प्रतिष्ठित बैंक की प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ की नौकरी का नियुक्ति पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर था। करण की आंखें खुली रह गईं। अंकल, ये कैसे? रिया के पिताजी हंसे। जब तुम इतने दिनों से रोज इंटरव्यू के लिए शहर घूम रहे थे तो मैंने भी अपने पुराने दोस्तों से बात की थी। ये नौकरी तुम्हें मेरी सिफारिश से नहीं, बल्कि तुम्हारे कॉलेज के अच्छे नतीजों और तुम्हारे इंटरव्यू के प्रदर्शन के आधार पर मिली है। मैंने बस तुम्हें मौका दिलाया। करण ने खुशी से रिया को देखा। रिया पहले से ही मुस्कुरा रही थी। रिया के पिताजी ने कहा, देखो करण, अब तुमने अपनी शर्त पूरी कर दी। नौकरी मिल गई। अब तुम रिया से शादी करने के लिए तैयार हो। उन्होंने रिया को आवाज दी, रिया, जाओ और अपनी शादी की तैयारी शुरू करो। करण उठा और रिया के पिताजी के पैर छू लिए। थैंक यू अंकल, आपने मुझ पर जो भरोसा किया मैं उसे कभी नहीं तोड़ूंगा। रिया पास आई और खुशी से बोली, आखिरकार इस पत्थर की कहानी पूरी हुई। और इस तरह एक मामूली सी ठेस, एक मामूली से पत्थर और एक मामूली से हॉस्टल के लड़के की प्रेम कहानी एक खुशहाल शुरुआत तक पहुंच गई। कुछ महीनों बाद करण और रिया की शादी उसी नगर के पास हुई जहां करण ने पहली बार ठेस खाई थी। और हाँ, उन्होंने अपनी शादी में वो पत्थर भी सजावट के लिए रखा था जो उनकी कहानी का पहला गवाह था। करण की नौकरी लगने के कुछ ही हफ्तों बाद रिया के पिताजी ने दोनों परिवारों को मिलवाने का कार्यक्रम रखा। करण के माता पिता बहुत ही सीधे और सरल लोग थे, जो एक छोटे सरकारी क्वार्टर में रहते थे। जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा एक प्रतिष्ठित बैंक में अफसर बन गया है और रिया के पिताजी, जो शहर के एक जाने माने व्यक्ति थे, ने अपनी बेटी का रिश्ता उन्हें दिया है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रिया के पिताजी ने करण के माता पिता को अपने घर बुलाया। करण की माँ थोड़ी हिचकिचा रही थीं। उन्हें लगा कि रिया के घर का ठाट बाट देखकर वे थोड़े छोटे महसूस करेंगी। लेकिन जब वे रिया के घर पहुंचे तो रिया की माँ ने उन्हें गले लगा लिया। रिया की माँ ने कहा, दीदी, आप कैसी हैं? रिया ने आपके बेटे को चुना है और हमारे लिए यही सबसे बड़ी दौलत है। रिया के पिताजी ने करण के पिताजी से बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया। दोनों परिवारों के बीच कोई अमीरी गरीबी का भेद नहीं रहा। रिया के पिताजी ने करण के पिताजी से कहा, आपका बेटा हीरा है। उसने मेरी बेटी के लिए सिर्फ 3 शर्तों पर अपनी नौकरी का इंतजार किया। इससे पता चलता है कि वो कितना जिम्मेदार है। करण के पिताजी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, हम तो बस दुआ करेंगे कि हमारे बच्चे हमेशा खुश रहें। करण और रिया की शादी धूमधाम से हुई। शादी के मंडप में रिया ने जानबूझकर करण को छेड़ा। जब फेरे पूरे हो रहे थे तो रिया ने कहा, करण, ध्यान से चलना, कहीं फिर से ठेस न लग जाए। करण ने हंसकर कहा, अब मैं तुम्हें संभाल रहा हूं, ठेस तो लगनी ही नहीं है। शादी के बाद करण और रिया ने फैसला किया कि वे करण के काम की जगह पर ही अपना नया जीवन शुरू करेंगे। रिया ने भी उसी शहर के कॉलेज में आगे की पढ़ाई के लिए दाखिला ले लिया। करण की नौकरी के कारण उन्हें शहर के बीचों बीच एक छोटा सा सरकारी क्वार्टर मिला। रिया ने उस छोटे से घर को अपनी कला से स्वर्ग बना दिया।
रिया, जो बड़े घर में पली बढ़ी थी, उसने कभी भी छोटी जगह या कम साधनों को लेकर शिकायत नहीं की। उसे खुशी थी कि ये घर उसके और करण का, उनकी मेहनत का है। हर रविवार करण अपनी नौकरी के शुरुआती दिनों की कहानी रिया को सुनाता। वह उस पत्थर की कहानी को कभी नहीं भूलता था। वो कहता, अगर उस दिन मैं उस पत्थर पर गिरा नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। रिया हंसती और कहती, ठीक है, अब तुम मुझे रोज रोज उस सौभाग्यशाली पत्थर का शुक्रिया मत अदा करना। शादी के कुछ महीने बाद करण के माता पिता उनसे मिलने आए। उन्होंने देखा कि उनकी बहू रिया कितनी प्यारी है, वह करण की कितनी देखभाल करती है। रिया रोज सुबह उठकर अपने हाथों से करण के लिए टिफिन तैयार करती और अपने सास ससुर का भी पूरा ध्यान रखती। करण की माँ ने एक रात रिया से कहा, बेटी, तुम बड़े घर की हो, लेकिन तुमने हमारे बेटे को और हमें बहुत प्यार दिया। हमें लगा था कि तुम इतने छोटे से घर में कैसे रहोगी, पर तुम तो इस घर की रानी हो। रिया ने करण की माँ को गले लगाया और कहा, माँ, घर बड़ा या छोटा नहीं होता, घर प्यार से बनता है, और मुझे करण का साथ मिल गया, यही मेरे लिए काफी है। करण ने दूर से ये सब देखा। उसने महसूस किया कि उसका जीवन एक छोटे से दर्दनाक हादसे से शुरू होकर आज इस प्यार भरे और संतोषजनक मोड़ पर पहुंच गया था। उसने रिया के प्यार को पाया था और उसके परिवार का भी सम्मान पाया था। उनकी प्रेम कहानी का अंत किसी बड़े युद्ध या बलिदान से नहीं हुआ था, बल्कि दो परिवारों की समझदारी, एक लड़के की ईमानदारी और एक लड़की के अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होने से हुआ था। करण और रिया हमेशा उस पत्थर को याद रखते थे जिसने न सिर्फ करण को ठेस पहुंचाई थी, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए एक दूसरे से जोड़ दिया था। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन करण और रिया की प्रेम भरी जिंदगी अब हमेशा के लिए शुरू हो चुकी थी। अगर करण और रिया की इस अनोखी पत्थर वाली प्रेम कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको भी लगता है कि सच्चा प्यार चुनौतियों से लड़कर ही अपनी मंजिल पाता है, तो इस कहानी को एक लाइक जरूर दें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसी ही प्यारी, सरल और दिल को छू लेने वाली कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।